नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। आज राजस्थान में नेटबंदी होने के कारण डिक्टेशन लेट अपलोड कर रहा हूं और यहाँ 3 दिन से नेटबंदी का चल रहा है क्योंकि यहाँ टीचर्स भर्ती का पेपर चल रहे हैं, इसीलिए नेटबंदी कर रखी है। तो इसीलिए डिक्टेशन इन दिनों थोड़ी सी डिले हो रही है। अभी मैं आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन लीगल मैटर अपलोड कर रहा हूँ, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आप उनको इस डिक्टेशन को लिखें, इसका अनुवाद करें। और सबसे बड़ी बात है, ये मैटर प्योरली लीगल मैटर है। क्योंकि क्या है, मैंने अधिकतर वीडियो देखे हैं जिनमें लीगल मैटर कह के एक तरह से जनरल मैटर को ही लीगल बता के और अपलोड हो रहे हैं, लेकिन ये मैटर बिल्कुल एक जजमेंट की तरह है। अगर लीगल मैटर आता है तो इसी तरीके का जजमेंट टाइप एक लीगल मैटर आएगा। और जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में भी बोला था कि कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि केवल लीगल मैटर आएगा या केवल जनरल मैटर आएगा। इस तरह के एग्ज़ामों में एक भ्रम की स्थिति रहती है। तो मेरा मानना ये है, आपको दोनों तरह के मैटर तैयार करके जाने चाहिए। लीगल भी तैयार कर रखना चाहिए और जनरल मैटर भी। तो मेरा तो आपसे यही परामर्श रहेगा। मैं आपको ये सुझाव दे सकता हूँ कि किसी एक मैटर पे कंसंट्रेट ना करके आप दोनों पे कंसंट्रेट करें। आप जर्नल भी तैयार करें और लीगल भी तैयार करें, ताकि वहाँ पे जो भी स्थिति हो आपके लिए किसी भी प्रकार से असुविधाजनक या कष्टदायी नहीं हो और आप इजीली अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं यही समझूंगा कि आपको मेरी डिक्टेशन सही नहीं लगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डिक्टेशन पे आते हैं। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा डिक्टेशन पे आते हैं। तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। यह अपील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी गई है। अपीलार्थी अनवर सिंह ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 28 जुलाई 2009 को सुनाए गए उस निर्णय को आक्षेपित किया है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन उसकी दोष सिद्धि को उलट दिया गया था। किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अधीन व्यपहरण के आरोप की पुष्टि की गई थी और पारिणामिक 5 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को कायम रखा गया था। पैराग्राफ। शिकायतकर्ता किरण सिंह, जालम सिंह, अभियोजन साक्षी 1, तारीख 14 मई 1998 की रात्रि में जब काम से वापस आया तो उसकी पत्नी द्वारा उसे सूचित किया गया कि उनकी 16 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्री अभियोजन साक्षी 3, जिसे इसमें इसके पश्चात अभियोक्त्री कहा गया है, घर नहीं लौटी है। 8वीं कक्षा तक शिक्षित अभियोक्त्री नौकरानी के रूप में काम करती थी। प्रत्येक दोपहर और सायंकाल में कुछ घंटे साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती थी। शिकायतकर्ता पिता ने उसके कार्यस्थल पर पूछताछ की, जहां से उसे एक चौकीदार से पता चला कि उसकी पुत्री अपनी दूसरी पारी के लिए नहीं आई थी और वह अंतिम बार अपीलार्थी के साथ रामजानी सोसाइटी के खाली पड़े बंगला संख्या 4 से बाहर आते हुए देखी गई थी। पूछताछ करने पर यह पता चला कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को साथ लेकर सुरपुर में अपने घर चला गया है। शिकायतकर्ता अपने चाचा और साले के साथ अपीलार्थी के घर गया, किंतु अभियोक्त्री के ठौर ठिकाने का पता नहीं चल सका। अहमदाबाद वापस
आने के पश्चात तारीख 16 मई 1998 को एक पुलिस शिकायत रजिस्ट्रीकृत की गई। पुलिस ने मोडसा के निकट एक खेत से अपीलार्थी और अभियोक्त्री दोनों को ढूंढ निकाला, जहां से उन्हें तारीख 21 मई 1998 को वापस अहमदाबाद लाया गया। चिकित्सीय परीक्षण और उसके वस्त्रों के अभिग्रहण के पश्चात अभियोक्त्री अपने परिवार के पास आ गई। पैराग्राफ। अभियोजन पक्ष ने अपने इस पक्ष कथन को साबित करने के लिए 8 साक्षियों की परीक्षा की और 12 दस्तावेज प्रस्तुत किए कि अपीलार्थी द्वारा अप्राप्त व्यय अभियोक्त्री को विवाह करने के आशय से बलपूर्वक ले जाया गया था और बाद में उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया था। अभियोक्त्री के पिता अभियोजन साक्षी 1 ने ऊपर उल्लिखित घटनाओं के बयान की संपुष्टि की और यह साक्ष्य दिया कि उसकी पुत्री को, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, उसकी अभिरक्षा से उसकी सम्मति के बिना ले जाया गया था। उसने अतिरिक्त रूप से यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे अभियोक्त्री की सहेली रेखा द्वारा यह सूचित किया गया था कि उसने अभियोक्त्री को एक लड़के के इस संदेश को उसे यह कहते हुए संसूचित किया था कि शारदा नगर आ जाए। अभियोजन साक्षी 2 अभियोक्त्री के प्राथमिक विद्यालय का एक सहायक अध्यापक विद्यालय का अभिलेख लाया और यह प्रमाणित किया कि दाखिले के समय पर उसकी जन्म की तारीख 8 फरवरी 1992 अभिलिखित की गई थी। अभियोक्त्री अभियोजन साक्षी 3 ने अपीलार्थी की शनाख्त की और यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे काम पर जाते हुए रास्ते से उसके द्वारा पकड़ लिया गया था और बलपूर्वक एक ऑटो रिक्शा में निकटवर्ती बस अड्डे पर ले जाया गया था, जहां से उसे बस द्वारा अपीलार्थी के गांव ले जाया गया था। उसने यह भी दावा किया कि उसके साथ बार बार बलात्संग किया गया था और अपीलार्थी के साथ विवाह करने के लिए दबाव डाला गया था। अभियोक्त्री ने प्रति परीक्षा के दौरान कभी भी अपीलार्थी के साथ प्यार होने, किसी पूर्ववर्ती तारीख को उसके साथ सहमति जन्य मैथुन करने तथा पूर्ववर्ती अवसरों पर अपने घर के बाहर उससे मिलने की भी बात स्वीकार नहीं की। यह भी प्रकट हुआ कि उसके अभिकथित व्यपहरण के दौरान वह ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर अन्य यात्रियों के साथ बैठी थी, जबकि अपीलार्थी अगली सीट पर बैठा था। उसने अपीलार्थी के गांव में एक सप्ताह व्यतीत करने की बात स्वीकार की, जहां से दोनों एक साथ काम पर जाते थे और पति और पत्नी की तरह रहते थे। अभियोजन साक्षी 4 और अभियोजन साक्षी 6 जो प्रथम इत्तला रिपोर्ट को लेखबद्ध करने, अभियोक्त्री की शारीरिक हालत और अभियोक्त्री के वस्त्रों के अभिग्रहण के पंच साक्षी थे, दोनों पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन पक्ष के वृतांत का खंडन किया। अभियोजन साक्षी 5 जो सिविल अस्पताल में डॉक्टर था ने चिकित्सीय
अभिलेख को साबित किया और क्षति प्रमाण पत्रों से यह दर्शित हो रहा था कि अभियोक्त्री के साथ वास्तव में मैथुन किया गया था। अंततः अभियोजन साक्षी 7, जो वह पुलिस अधिकारी था जिसने प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की थी, और अभियोजन साक्षी 8 ने मामले का अन्वेषक अधिकारी होने के नाते अभिसाक्ष्य दिया। पैराग्राफ, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्वेषक अधिकारी अभियोजन साक्षी 8 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में रेखा के कथन का कोई उल्लेख नहीं था। अभियोक्त्री ने यह कथन नहीं किया था कि अपीलार्थी ने काम पर जाते हुए रास्ते से उसे पकड़ लिया था और उसे बलपूर्वक अपहृत किया गया था या उसकी लज्जा को भंग किया गया था। इसके बजाय अभियोजन साक्षी 8 ने यह प्रकट किया कि अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में घटना के 1 माह पूर्व से अपीलार्थी को जानने और अपने कार्यस्थल के निकट टूटे फूटे बंगले में नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाने का दावा किया था। उस बंगले से बाहर आते समय चौकीदार द्वारा उन्हें पकड़ने के पश्चात वे सुरपुर भाग गए थे, जहां उन्होंने आजीविका कमाने के लिए भीकाबाई नामक व्यक्ति के खेत पर मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, ये 10 मिनट की लीगल मैटर की डिक्टेशन है, जो कि कोर्ट के एग्ज़ामों के लिए बहुत सहायक रहती है। आउटलाइन सही हो जाती है इससे, और अगर वहाँ कोर्ट का या लीगल मैटर आता है तो दिक्कत नहीं आती है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ, तैयारी आप दोनों तरह के मैटर की रखें, जर्नल की भी रखें और लीगल मैटर की भी रखें। ऐसा नहीं है कि लीगल मैटर ही आएगा, ये बिल्कुल अनिश्चित स्थिति होती है। तो अभी मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप दोनों तरह की मैटर की तैयारी करें, और मैं दोनों तरह के मैटर को प्रोवाइड कराता आया हूँ, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अगली डिक्टेशन मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।